हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 चैप्टर नंबर समय एवं गति का मापन। समय और गति का मापन कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो वाले लेक्चर में हम इसे जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी जो अपनी लागू हो चुकी है 2026 में लागू होगी है कक्षा 7 के लिए, उससे हम इसे पढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई थी उसी से ये बुक अब तक लागू नहीं हुई थी, वो अब लागू हो जाएगी। कक्षा 6 की हमने साइंस पूरी बना दी है। कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10, 11 के सभी चैप्टर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और हम उन सभी को सीखेंगे। आ जाइए तो समय समय बोले तो टाइम, गति मानी तो मौसम, इसका मापन कैसे करते हैं चलिए। प्रेरणा एक लड़की का नाम है, को दौड़ प्रतियोगिता को देखने और उसमें भाग लेने में आनंद आता है, अतः वह कभी कभी अपनी छोटी बहन के साथ टेलीविजन के खेल चैनल पर प्रसारित होने वाली तीव्र दौड़ प्रतिस्पर्धा को देखती है। उसे जनपद स्तर पर हुई एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता 100 मीटर की तीव्र दौड़ जीतने पर अपनी जनपद की सबसे तीव्र धाविका का मतलब है जो बहुत तेज दौड़ती है उसको धाविका घोषित किया जा चुका है। वह राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इसकी आशंका है कि वह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 मीटर की तीव्र दौड़ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, मानी भारत की ओर से वो खेलेगी, भारत की ओर से क्या करेगी, खेलेगी। विगत ओलंपिक खेलों में कोई तीव्र दौड़ की पुनः प्रस्तुति देखते हुए प्रेरणा को सदैव यह विस्मय माने आश्चर्यचकित होता है कि दौड़ में लगा समय मापने में अब कितनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि दो तेज धावक जो दौड़ की समापन रेखा को लगभग एक साथ पार करते हुए प्रतीत होते हैं, उसमें भी विजेता की पहचान करना संभव हो गया है। उनके विद्यालय में खेल शिक्षक धावक प्रतियोगिता में समय समापन के लिए सदैव एक विशेष प्रकार की घड़ी उपयोग में लाते हैं, जो विराम घड़ी कहलाती है। समय देखने के लिए उसने अपनी माताजी को उसकी कलाई पर बंदी घड़ी का और अपनी बड़ी बहन के मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए देखा है। उसके चाचा जी को एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, मानिए वो अंधे हैं, समझो दिखाई नहीं देते, दृष्टिबाधित है मतलब अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं हैं। वो एक ब्रेल घड़ी का उपयोग करते हैं। इसके साथ हाल ही में उन्होंने एक बोलने वाली घड़ी खरीदी है, जो एक बटन के स्पर्श पर समय की घोषणा करती है। विद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट दीवार पर भी एक घड़ी लगी है। यह सब सोचते सोचते उसका ध्यान सुदूर माने बहुत दूर अतीत में उस समय की ओर चला गया जबकि लोगों के पास समय मापने के वे आधुनिक उपकरण नहीं थे जो वर्तमान समय में हमारे पास और उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक
जानने की उत्कंठा तीव्र हो गई। जानने की उत्कंठा क्या हो गई? तीव्र हो गई। जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग समय का मापन किस प्रकार करते थे? समय का मापन, आइए समय का मापन। वैसे समय को मापने के लिए देखो, अगर हम देखें तो अपन नॉर्मली घड़ी के अंदर सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर उससे बड़ा हावर होता है, फिर हावर से बड़ा आपका दिन होता है, दिन 7 दिन मिला के सप्ताह होता है, ठीक है, और 15 दिन मिला के पखवाड़ा होता है, और लगभग 30 दिन मिला के महीना होता है, और लगभग 12 महीना मिला के एक साल होता है, और लगभग 10 साल मिला के एक डिकेड होता है, 10 ईयर मिला के एक डिकेड होता है, और लगभग 100 ईयर मिला के एक सेंचुरी होता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे समय मापने के एक पर्टिकुलर रास्ते हैं, इकाइयां हैं। आइए समय मापते हैं और समझते हैं आगे। बहुत पहले से ही मनुष्य की रुचि व्यतीत हो रहे समय की जानकारी एकत्रित करने में रही है। मनुष्य ने यह अनुभव किया है कि प्रकृति में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, प्रतिदिन परिवर्तित होना, होते हुए चंद्रमा की कलाएं तथा परिवर्तन होती है। कुछ ऋतु में समय आधारित यानी तो समय निर्धारण के लिए उन्होंने इन घटना चक्र का उपयोग करना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने पंचांग कैलेंडर बनाए। सूर्य के उदय एवं अस्त होने के चक्र द्वारा एक दिन को परिभाषित किया गया। उसके बाद दिन के समय किसी समय को जानने की विधियों की खोज आरंभ हुई। इसी क्रम में उन्होंने ऐसे अनेक यंत्र निर्मित किए जिनसे उन्होंने एक दिन के अंतर्गत लघु समय अंतरालों को मापने में सहायता प्राप्त की। इसमें से कुछ थी धूप घड़ियाँ, जल घड़ियाँ, रेत घड़ियाँ और मोमबत्ती घड़ियाँ। धूप घड़ियों में समय का निर्धारण दिन में सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी वस्तु की छाया की परिवर्तनीय स्थिति के आधार पर किया जाता था। जल घड़ियाँ में समय मापन हेतु किसी पात्र के भीतर से बाहर अथवा बाहर से भीतर की ओर होने वाले जल प्रवाह का उपयोग किया जाता था। एक प्रकार की जल घड़ी में जल एक पात्र में लिया जाता था जिसमें समय के लिए अंकन किया होता था तथा जल उसमें से बाहर प्रवाहित होता था। दूसरे प्रकार की जल घड़ियों में एक कटोरा होता था जिसकी तली में के नीचे बीच में एक छिद्र होता था और इस कटोरे को जल के पृष्ठ पर तैराया जाता था। धीरे धीरे एक निश्चित समय अवधि में यह कटोरा पानी से भर जाता था और डूब जाता था। इससे निकाल कर पुनः तैयार किया जाता था, पुनः तैराया जाता था। रेत घड़ियाँ में समय का मापन एक बल्ब से दूसरे बल्ब में रेत के प्रवाह के आधार पर किया जाता था। मतलब यहाँ पे देखो कि एक बड़ा पात्र है, एक जो बड़ा पात्र है, यहाँ पे धूप घड़ी देखेंगे तो धूप घड़ी इस प्रकार से होती है। इसके अंदर ये जो छाया बन रही है वो कहाँ बन रही है उसके आधार पे समय का पता लगा लेते थे कि अभी लगभग इतना समय हुआ है। एक दूसरा था कि एक बड़े बर्तन में भर देते थे और छोटे बर्तन में एक छोटा सा उसमें पाइप लगा देते थे। ये चेक करते थे, एक बार माप लेते थे कि कितने समय में खाली होता है, फिर उसके बाद से इसका यूज़ करते थे। एक इस प्रकार की थी कि इसके अंदर एक छोटा सा छेद कर देते हैं, इस पर तैरा देते हैं
और इस छोटे छेद में से ऊपर धीरे धीरे पानी आता रहता है। अब ये ऊपर धीरे धीरे पानी आता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है फुल भर जाता है और ये डूब जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर समय में होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ तो समय होगा। मोमबत्ती घड़ियां में ऐसी मोमबत्तियां होती थी जिन पर अंशांकन होते थे, अंशांकन होते थे जो यह बताता था कि इस मोमबत्ती को जलने में पूरा कितना समय व्यतीत होगा, हो चुका है, ये बताते। ये देखो, ये रेत घड़ी है, इधर ये 2 बल्ब है, एक ऊपर वाला नीचे वाला, इसको लगा के छोड़ देते थे यूं करके कि इसमें रेत धीरे धीरे बारीकी से यहाँ गिरती रहती थी। इसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे। तो टाइम पीरियड को मेजर करने का काम करती थी, न कि पर्टिकुलर टाइम बताती थी। उसके बाद अपने पास हो गया ये मोमबत्ती घड़ी। इस मोमबत्ती घड़ी में पॉइंट पॉइंट पर लगे रहते हैं समय, समय अंकित रहता है कि 1 घंटे में ये इतनी जल जाएगी, 1 घंटे में ये इतनी जल जाएगी, ऐसे इन पे क्या रहता था, समय अंकित रहता था। और उस समय के आधार पर ही उस इंडिकेशन के आधार पर ही समय का मापन किया जाता था। रोचक तथ्य, पत्थरों से बनी सबसे बड़ी धूप घड़ी का नाम सम्राट यंत्र है। इसे लगभग 300 वर्ष पूर्व पहले राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर में बनवाया गया था, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ अनेक खगोलीय यंत्र स्थापित किए गए हैं और इनकी 27 मीटर की प्रभावी ऊंचाई के कारण इसका 27 मीटर की प्रभावी ऊंचाई के कारण इसका छाया प्रत्येक सेकंड में लगभग 10 मिलीमीटर स्थानांतरित होती है और एक मापक पर पड़ती है, जिसे 2 सेकंड तक की अल्पावधि को मापने के लिए अंशांकित किए गए हैं। किसी अन्य धूप घड़ी की तरह यही है भी स्थानीय और सौर समय का ही मापन करती है और भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए इसमें शोध करने की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी, ये है जंतर मंतर, जयपुर में स्थित है अपना जंतर मंतर। इसके अलावा भी शायद जो महाराणा जयसिंह है या मान सिंह थे, उन्होंने 5 जगह इसको स्थापित किया था। जयसिंह थे शायद, है ना, जयसिंह ने बनाई थी घड़ी और 5 जगहों पे स्थापित है। शायद दिल्ली में है, ये तो जयपुर में है, आगरा, दिल्ली और भी नासिक में होगा या फिर वाराणसी में। ऐसे 5 जगह हैं शायद, मुझे प्रॉपर पता नहीं, पर जयपुर का प्रॉपर पता है। पर है 4-5 है, इतनी 3-4 तो होंगी, है, उन्होंने स्थापित की थी। पारदर्शी प्लास्टिक की एक बटा 2 लीटर अथवा बड़ी प्रयुक्त बोतल लीजिए जिसमें एक ढक्कन भी लगा होना चाहिए। इसके लगभग बीच में से आप क्या कर दीजिए, काट कर 2 भागों को विभाजित कर दीजिए। कै और ख दर्शाया गया। एक ड्राइंग पिन का उपयोग करके बोतल के ढक्कन के बीच में एक छोटा सा छेद बनाइए। छोटा से क्या बनाना है, छेद बनाना है। बोतल के ऊपरी भाग को उल्टा करके नीचे वाले आधे भाग के ऊपर रखिए। बोतल के ऊपरी भाग में जल भरिए। जल का स्तर स्पष्टतया दृष्टिगत होता है। इसके लिए आप जल में स्याही की कुछ बूंदें अथवा रंग मिलाएं। जल बूंद बूंद कर बोतल के निचले भाग में गिरने लगेगा। घड़ी का उपयोग करके प्रत्येक मिनट के बाद जल के स्तर को अंकित करते हुए जब तक कि सारा जल नीचे वाले भाग में एकत्रित न हो जाए। आपकी जल घड़ी तैयार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसे उपयोग में कैसे लाया जाए? जल को नीचे वाले भाग में वापस ऊपर के भाग में उलेंड दीजिए। बूंद बूंद कर नीचे के भाग में गिरते हुए जल के स्तर पर ध्यान दीजिए। हर बार
जब जल आपके द्वारा अंकित किसी चिन्ह तक पहुंचता है तो इसका अर्थ है कि 1 मिनट व्यतीत हो चुका है। 1 मिनट व्यतीत हो चुका। अब रोचक तथ्य फिर आ चुका अपने पास। आइए इस रोचक तथ्य के बारे को पढ़ें और जानें कि यहाँ क्या लिखा है। प्राचीन भारत में समय का मापन छाया और जल घड़ियों का उपयोग करके किया जाता था। छाया आधारित समय मापन का सबसे प्रचलित उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसे सामान्यतः संवत पूर्व 2री शताब्दी से सामान्य संवत 3री शताब्दी के बीच रचा तथा संशोधित किया गया में प्राप्त होता है। सामान्य संवत 530 के आसपास वराह मिहिर ने एक ऊर्ध्वाधर घड़ी की छाया के पदों में समय ज्ञात करने का एक सटीक व्यंजक दिया था। जल निष्क्रमण प्रकार की जल घड़ियों का वर्णन अर्थशास्त्र शार्दुल कर्णावदान तथा अन्य ग्रंथों में सामान्य संवत प्रारंभिक शताब्दियों में किया गया। इन घड़ियों के द्वारा बताया गया समय बहुत यथार्थ नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे जल का स्तर घटता जाता वैसे वैसे प्रवाह की दर कम हो जाती थी। इससे प्लवमान पात्र प्रकार के जल की घड़ी अथवा घटी का यंत्र के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। इसका पहला उल्लेख आर्यभट्ट ने किया। फिर उसके बाद के अनेक खगोलीय ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध मठों, राजमहलों एवं नगर चौराहों पर समय निर्धारित रूप से घटिका यंत्र की सहायता से मापा जाता था। प्रत्येक बार एक पात्र डूबता था तो इसकी घोषणा ढोल, शंख अथवा घंटा बजाकर कर दी जाती थी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे घटिका यंत्रों का स्थान लोलक घड़ियां लेती गई, किंतु धार्मिक स्थानों पर अनुष्ठानों में इसका उपयोग सतत होता रहा। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और विशेषकर जब लोगों ने दूरस्थ स्थानों की यात्राएं करनी आरंभ कर दी तो समय का अनुमान बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण 14वीं शताब्दी और इसके बाद के वर्षों में भारों, गियरों और कंपनियों द्वारा प्रचलित समय मापन की उत्तरोत्तर उन्नति होती हुई यांत्रिक युक्तियों का विकास होना आरंभ हुआ। तथापि 17वीं शताब्दी में लोलक घड़ियों के आविष्कार को यांत्रिक उपकरणों द्वारा समय मापन क्षेत्र में एक प्रमुख खोज माना गया। वैज्ञानिक से परिचय। लोलक घड़ी का आविष्कार सन 1656 ईसा में सामान्य संवत 1657 में क्रिश्चियन हाइगेंस मानी सामान्य संवत 1629 से 1695 द्वारा इससे पेटेंट कराया गया। उन्होंने गैलीलियो गैली मानी सामान्य संवत 1664 से 1642 द्वारा लोलकों पर किए गए प्रयोगों से प्रेरणा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि एक बार गिरजाघर में बैठे हुए गैलीलियो का
ध्यान छत से लटके हुए एक लैंप की ओर गया जो दोलन कर रहा था। समय मापने के लिए घड़ी का अपनी नाड़ी का उपयोग करके गैलीलियो ने पाया कि प्रत्येक दोलन में लैंप द्वारा लिया गया समय एक समान था। विभिन्न लोलकों से प्रयोग करके गैलीलियो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी निश्चित लंबाई के लोलक के लिए एक दोलन पूरा करने में लगा समय सदैव समान रहता है। समय सदैव क्या रहता है? समान रहता है। चलिए, सरल लोलक। देखो, लोलक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें अपने पास आ चुका है सरल लोलक। सरल लोलक, सरल का मतलब है जो सबसे सिंपल हो। सरल लोलक क्या होता है? सबसे सिंपल लोलक की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मानी सरल लोलक में एक ऐसी छोटी धातु की गेंद होती है जिसे लोलक का गोलक कहा जाता है। लोलक का गोलक कहा जाता है, जो एक लंबे धागे द्वारा किसी दृढ़ आधार से लटकी होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये आधार हो गया, ये लंबा धागा हो गया, और ये गोलक हो गया। गोलक माने गोला, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ये यूं घूमता रहता है, यूं घूमता रहता है, ठीक है। हाँ, एक समय में स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर कहीं से मोशन दे दे तो ये घूमता रहेगा। विराम अवस्था में लोलक अपनी मध्य स्थिति पर होता है। जब लोलक को एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो यह दोलन गति, कौन सी गति? दोलन गति करने लगता है। इस गति को आवर्त गति कहते हैं या आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति होती है क्योंकि यह अपने पथ को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात दोहराता है। मानी जिस पथ पे घूमता है उसी पे घूमता रहता है, बदलता नहीं है। किसी लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति ऐसे चलकर चरम सीमा पर पहुंचता है और वहां से अपनी दिशा बदलकर दूसरी और चरम सीमा स पर पहुंचता है। फिर दिशा बदलकर ए पर लौटता है, फिर वापस से उल्टी दिशा करके एक दोलन पूरा कर लेता है। जब लोलक का गोलक एक चरम सीमा ब से दूसरी सीमा चरम सीमा स तक जाता है, वह दिशा बदलकर वापस चरम सीमा ब पर लौट आता है, तब भी यह लोलक एक दोलन पूरा करता है। किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगा समय उसका दोलन काल कहलाता है। मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए लोलक यहां था, अभी यहां से यहां गया और यहां से वापस आके यहां आया और यहां गया और यहां आके वापस यहां आया। ये इसका लोलक का आवर्त काल है। दोलन समय कह सकते हैं हम इसे, दोलन काल कह सकते हैं या फिर आवर्त काल कह सकते हैं। प्रयोग करते हैं और चेक करते हैं कि लगभग 150 सेंटीमीटर लंबी डोरी हुक लगी धातु की एक भारी गेंद अथवा पत्थर का एक छोटा टुकड़ा गोलक एक विराम घड़ी अथवा कलई घड़ी और लंबाई मापने के लिए एक मापक लीजिए। डोरी के एक सिरे पर गोलक बांधिए और डोरी के दूसरे सिरे को दृढ़ आधार से इस प्रकार बांधिए कि आधार का गोलक के मध्य डोरी
की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर रह जाए। लोलक के गोलक को विराम अवस्था में आने दीजिए। आपका लोलक अब प्रयोग के लिए तैयार है। आप प्रयोग के लिए क्या है? तैयार है। गोलक को हल्के से पकड़िए और एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए कि छोड़ते समय गोलक को झटका न लगे और डोरी सम्यक रूप से तनी रहे। इसका लोलक क्या आपका लोलक अब दोलन कर रहा है? एक घड़ी का उपयोग करके लोलक को 10 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए और यह समय तालिका 8.1 में अभिलेखित करें। इस प्रक्रिया को आपको 2-3 बार दोहराना है। 10 दोलनों के मध्य लोलक द्वारा लिए गए समय 10 से विभाजित कीजिए। इस प्रकार अपने लोलक के दोलन काल का परिकलन कीजिए। तालिका 8.1 में ये अभिलेख कीजिए। क्या आपके लोलक के दोलन काल का मान प्रत्येक प्रेक्षण के लिए लगभग समान प्राप्त होता है? इस अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किसी निश्चित लंबाई के लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल लगभग अचर रहता है। अचर रहता है, बदलता नहीं। अचर का मतलब जो बदलता नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, एक वैज्ञानिक के तरीके से सोचिए। अभी अभी आपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयोग किया जो पहली बार गैलीलियो द्वारा किया गया था। केवल एक बात आपके द्वारा किए गए प्रयोग से भिन्न रही कि समय के मापन के लिए आपने नाड़ी स्पंदन के स्थान पर घड़ी का उपयोग किया। मान लीजिए कि आप गैलीलियो हैं और लोलकों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए कि आपके अन्वेषण के क्या क्या बिंदु होंगे, वे कौन से प्रश्न होंगे जिनके उत्तर पाने के लिए आप प्रयोग करेंगे। क्या सभी लोलकों के दोलन काल समान होते हैं? इसकी जांच आप किस प्रकार करेंगे? एक ही गोलक के साथ 2 या 2 से अधिक अलग अलग लंबाई के लोलक बनाकर दोहराइए। क्या दोलन काल बढ़ता है? यदि ऐसा होता है तो दोलन काल पर लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि लंबाई बदलने का प्रभाव दोलन काल पर होता है तो क्या गोलक का द्रव्यमान भी उसको प्रभावित करता है? एक नियत लंबाई की डोरी और भिन्न द्रव्यमान के गोलकों से लोलक बनाएं और प्रत्येक से क्रियात्मक 8.2 दोहराकर उसकी जांच कीजिए। आप दोलन कालों में कोई अंतर पाते हैं? सरल लोलक का दोलन काल इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, किंतु गोलक के द्रव्यमान पर नहीं। किसी एक समय पर एक ही लंबाई के सभी लोलकों का दोलन काल समान होता है। एक लंबाई के होंगे, समान वेट के होंगे तो उनका दोलन काल भी समान ही रहेगा। निश्चित लंबाई के सरल लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल नियत होता है। लोलक के इन गुण का प्रयोग समय के मापन के लिए किया जाता है।
सभी घड़ियां चाहे वे पुरानी हो या नई, किसी न किसी ऐसे सतत आवर्ती प्रक्रम पर आधारित होती है जिसका उपयोग समान समयावधि को अंकित करने के लिए किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा और गहन चिंतन करते हैं इन लोलक घड़ियों के बारे में। आधुनिक घड़ियों में भी समय मापन के उसी आधारभूत सिद्धांत, किसी निश्चित अवधि के दौरान दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग किया जाता है, किंतु ये सभी तो ऐसे क्वार्टज मणिभ 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 मानी घड़ियां के क्वार्टज घड़ियों में अथवा किसी विशिष्ट परमाणु के परमाणु घड़ियों में सूक्ष्म एवं अत्यंत द्रुत कंपनियों का उपयोग करती है। हाइगेंस की पुरानी लोलक घड़ियों के प्रतिदिन 10 सेकंड आगे या पीछे हो जाने की संभावना रहती थी, जबकि आज की परमाणु घड़ियां इतनी परिशुद्ध होती हैं कि इनमें लाखों सालों में मात्र 1 सेकंड का अंतर आता है। वैज्ञानिक समय को अधिकाधिक यथार्थ से मापने के लिए और अधिक श्रेष्ठ विधियां की खोज में लगातार लगे हुए हैं। सामान्यतः प्रयोगों में आने वाली कुछ घड़ियां, अब सामान्य प्रयोग में आने वाली जो कुछ घड़ियां हैं, ये अपने पास ये लोलक घड़ी है, इसमें यहाँ पे लोलक लगा हुआ है। ये नॉर्मल सेल घड़ी है, ठीक है, ये डिजिटल घड़ी है और ये भी डिजिटल घड़ी है और ये नॉर्मल सेल घड़ी कह सकते हैं इसे हम। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, मानी समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। अपेक्षाकृत बड़े मात्रक मिनट और हावर हो सकता है। 60 सेकंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। फिर गहन चिंतन की तरफ चलते हैं अपन और बाबा जी बन जाते हैं। गहन चिंतन बाबा जी महाराज जी तो करते हैं या वैज्ञानिक करते हैं। समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के लिए कुछ मानक नियम हैं। अंग्रेजी भाषा में ये सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षर में अलग अलग लिखे जाते हैं। अतः समय के मात्रकों जैसे सेकंड, मिनट, घंटा आदि को जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि ये वाक्य के आरंभ में आए तो नाम का पहला वर्ण बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। इसके संकेत एस माने सेकंड, मिनट या आवर छोटे अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये सदैव वचनात्मक रहेंगे। वाक्य के अंत के अतिरिक्त अन्यत्र संकेतों के साथ के बाद कहीं भी बिंदु पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। समय का मापन लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में सदैव एक अक्षर की चौड़ाई जितना रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दें कि सेकंड के लिए सेकंड लिखना या घंटे के लिए घ या एचआर लिखना सही नहीं है। रोचक तथ्य आइए समझते हैं। घटिका यंत्र के पात्र में छिद्र ऐसा बनाया गया था कि इसको भरने और डूबने में 24 मिनट लगते थे। इस घड़ी द्वारा मापे गए इस समय को एक मात्रक माना जाता था, जिसे घटिका अथवा घटी नाम दिया गया था। यह समय का मानक मात्रक बन गया था, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलन
में रहा। इस 24 घंटे का दिन 60 समान घड़ियों में विभाजित किया गया था। 60 समान घड़ियों में विभाजित किया गया था। आइए और क्रियाकलाप करते हैं और पहचानते हैं और दर्शाते हैं कि दीवार घड़ी को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके छोटे से छोटे कितने समय अंतराल को माप सकते हैं। 1 सेकंड वह न्यूनतम समय अंतराल है जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर अब आ जाता है विज्ञान और समाज। आज के जगत में 1 सेकंड के सूक्ष्म अंशों का मापन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए दौड़ प्रतियोगिता में विजेता सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त समय मापक यंत्र सेकंड के 100वें भाग और यहाँ तक कि 1000वें भाग तक को भी अभिलेखित कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संसूचन के लिए ऐसे जैसे हृदय गति को मॉनिटर करने वाले ईसीजी मशीन हृदय स्पंदनों में मिली सेकेंड में हुए परिवर्तनों का भी मापन करती है। संगीत में डिजिटल अभिलेख करते समय ध्वनि का प्रग्रहण प्रति सेकंड हजारों बार किया जाता है ताकि इसका श्रवण करते समय सतत मधुर ध्वनि प्राप्त हो। अनेक उपकरणों में इससे भी छोटी समय अवधियों का उपयोग होता है, जैसे कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर में सिग्नलों का प्रक्रमण माइक्रो सेकंड है, मानी 1 सेकंड के 10वें एवं लाखवें भाग में किया जाता है, जिससे वे अत्यंत तीव्र परिचालित होती है। अंतरिक्ष अनुसंधान चिकित्सा क्षेत्र तथा उन्नत विज्ञान प्रयोगों के लिए इसमें से भी अधिक परिशुद्ध समयवाणी मापी उपकरणों का विकास करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमारी घड़ियां जितनी शीघ्रता के साथ यथार्थ समय बताएगी, उतना ही वे समाज के ऐसे तरीके से सहायता करेगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। समान दूरी की दौड़ के लिए समान समय माप कर हम यह बता सकते हैं कि कौन अधिक तेज दौड़ा, किंतु अलग अलग दूरियों की दौड़ की तुलना करनी हो तो हम यह किस प्रकार बता पाएंगे। धीमा और तेज। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति धीमी है या तेज है तो यह हमारा क्या अभिप्राय होता है। मान लीजिए कि आप एक सरल रेखीय धावक पथ पर 100 मीटर की दौड़ देख रहे हैं। 100 मीटर की दौड़ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा कि ये दौड़ रहे हैं। सभी धावक आरंभ रेखा से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात वे आगे पीछे हो जाते हैं। हम किस प्रकार निर्णय करते हैं कि वे उनमें से कौन अधिक तेज दौड़ रहा है। यह सीधे पथ पर दौड़ लगाते हुए धावक, किसी क्षण जो धावक अन्य सभी से आगे हैं वह उन सभी से पीछे दौड़ रहा है। अतः वह व्यक्ति जिसने समान समय में अधिक दूरी तय की वह तेज धावक है, और जिस दिए गए समांतराल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चली गई दूरियां बताती है कि इनमें से कौन तेज चल रहा है, कौन धीमा। प्राय हम यह कहते हैं कि तेज दौड़ने
वाले व्यक्ति की चाल अधिक होती है, अधिक थी। संभवतः आप चाल शब्द से परिचित हैं। ठीक है, तो आ गया अपने पास चाल, और चाल एक अनुपात है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल मानी दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? चाल। दो या दो से अधिक वस्तुओं द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी की तुलना करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी वस्तु अधिक तेज चल रही है। इकाई समय एक सेकंड, एक मिनट या एक घंटा हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं, या फिर कहें समय और दूरी और समय के अनुपात को भी चाल कहते हैं, यह भी कह सकते हैं आप। हम किसी वस्तु की चाल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमें किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, उस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात हो तो उसकी चाल का परिकलन किया जा सकता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को उस दूरी को चलने में लगे कुल समय के विभाजित करने पर प्राप्त होती है। चाल चली गई दूरी बटे में दूरी को चलने में लगा समय है। चाल का मात्रक क्या होगा? लंबाई और समय का ऐसा ही मात्रक। चाल क्योंकि दूरी बटा समय है, तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं और चाल को इसको समय को मापते हैं सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड इसका क्या ले लेंगे? अनुपात ले लेंगे। चाल का यह ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर पर सेकंड। ऐसे हम किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं। चाल को अन्य मात्रकों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। दूरी को किलोमीटर और समय को घंटे में बदल सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 1 आ गया कि स्वाति का विद्यालय उससे 3.6 किलोमीटर दूर है। साइकिल चलाकर वह अपने विद्यालय से 15 मिनट में पहुंच जाती है। तो साइकिल की चाल परिकलित कीजिए। तो ये बहुत आसान है, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखने दो, मतलब ये देखने दो सूत्र, इसका सूत्र में यहीं पे बना देता हूँ ना। ऊपर जरा देखिए कि अपने पास चाल बराबर जो चाल है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या है? समय है। ठीक है, थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है। दूरी बटा समय है, इसकी निब चेंज करनी पड़ेगी मुझे। अब मुझे तो निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है? साइकिल की चाल निकालनी है। ठीक है ना, और वो भी मीटर प्रति सेकंड में। हमें पता है कि किलोमीटर जो है ये 3.6 किलोमीटर है और ये आपका है 15 मिनट। हम इसको अगर सेकंड में बदले तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। 1 दशमलव और यहां से हटेगा तो इधर 1 जीरो और लगा देंगे। ठीक है ना, कर दिया। 2 जीरो से काट देंगे हम, 2 जीरो काट देंगे। और ये 5 से कटेगा 5 बार, और ये हाँ सॉरी 5 से नहीं है, 10 है ना, तो 2 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार। और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। और ये 9 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। 36 बचा है ना ऊपर अभी यहाँ पे, तो 36 आ जाएगा ना, 36 मीटर पर सेकंड। माने 1 सेकंड में 36 मीटर चलेगी। अब ये उसकी चाल हो जाएगी। 1 मिनट में कितनी चलेगी? 36 मीटर। सॉरी, ये तो चक्कर पड़ गया, 4 ना ऊपर, ये 9 है, 9 चौक 36, 4 बार ही तो कटेगा। मैं 36 थोड़ी है, 4 बार। भारी मिस्टेक हो गया भाई, 4 बार ही कटेगा। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, और यहाँ से हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं तुलना करके। अब अपने पास आ गया चाल, दूरी और समय में संबंध क्या है। तो चाल, दूरी और समय में संबंध यही है फॉर्मूला, ठीक है ना। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय, यह इसका क्या है, आपका संबंध है। इसमें चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये क्या है, इसका संबंध है, ठीक है ना। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये संबंध है। और भी चाहे तो हम दूरी बराबर की इसको ये यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो दूरी बटे में क्या लिख सकते हैं, चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं चाल गुणा समय लिख सकते हैं, समय, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या रहता है, संबंध रहता है। तो यहाँ पर ये लिया गया है कि कुल चली गई दूरी बराबर चाल गुणा के अंदर लिया गया समय, ठीक है। 3 बनता है इससे, यहाँ से कुल दूरी और चाल, है ना। समय अगर निकालना हो तो तीनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। समय को हम एस कहेंगे, चाल को हम एस कहेंगे, है ना। या चलो यहाँ से और अपने पास सवाल आ चुका है कि राघव एक बस में बैठकर निकट के शहर जा रहा है। बस लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उसको इस शहर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 2 घंटे लगते हैं तो कितनी दूरी होगी, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूरी समय कितना लगा 2 आवर, तो ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर है। दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तीसरा भी यही है कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है, रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर, गतिमान से चल रही है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा भाई, है चाल बराबर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ अपने को क्या चाहिए, अपने को समय चाहिए, तो दूरी को यहाँ समय को यहाँ ले जाएंगे और चाल को यहाँ ले आएंगे। तो दूरी कितनी है 360, और चाल नीचे आते हैं कितना हो जाएगा 90, और यहाँ हो जाएगा समय टी, 10 से 10, 9 चौक 36, 4 आवर हो जाएगा, खत्म। कितने सिंपल है भाई साहब। आगे चलते हैं विज्ञान और समाज। स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, बस जैसे वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो वाहन की चाल मापता है, किलोमीटर पर आवर में प्रदर्शित करता है। इसे हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है, चाल मापी या फिर स्पीडोमीटर कहते हैं। वाहनों में एक अन्य यंत्र भी लगा होता है जो पथ को मापता है, जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। पथ को मापता है उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, यह वाहन द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर में मापता है, ठीक है। ये नीचे जो किलोमीटर होती है ये तो है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर सॉरी ओडोमीटर, और ये जो दे रखा है स्पीडोमीटर। आगे चलिए। मैंने एक बार सीधे सड़क पर लंबी दौड़ माने मैराथन के एक भाग को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति उस पूरी दूरी में समान चाल से दौड़ रहे थे, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति जो अपनी चाल को धीमा कर रहे थे या बढ़ा रहे थे। उसकी गति भिन्न कैसे थी, उनकी गति भिन्न कैसे थी। तो आइए समान एवं असमान रेखीय गति को समझते हैं, एक समान और एक असमान रेखीय गति को समझते हैं। आपने कक्षा 6 में विज्ञान के पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय लंबाई और गति का मापन में रेखीय गति के संबंध में जो सीखा था, क्या आपको यह याद है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अब आप एक रेलगाड़ी की कल्पना कीजिए जो
आसपास के दो स्टेशनों के बीच ऐसी पटरियों पर चल रही है जो सीधी रेखा में है, इसलिए इन दोनों स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। रेलगाड़ी पहले स्टेशन कैसे मंद गति से चलना प्रारंभ करती है, मंद मानी धीरे चलना प्रारंभ करती है, फिर चाल बढ़ जाती है, फिर यह धीमी होती है, अगले स्टेशन घ पर रुकती है। जब दो स्टेशनों के बीच कुछ दूरी के लिए यह नियत चाल अर्थात अपरिवर्तित चाल से चलती है, नियत चाल अर्थात अपरिवर्तित चाल से चलती है। सीधी पटरियों पर एक रेलगाड़ी नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए कहा जाता है। यदि एक समान रेखीय चाल चल रही है, गति कर रही है, अतः यह रेलगाड़ी ख से ग के बीच एक समान रेखीय गति में है। यदि कोई वस्तु जो एक सरल रेखा में हो तो चल रही यदि कोई वस्तु जो एक सरल रेखा में चल रही है, परंतु यदि चाल बदलती रहती है तो इसकी गति को असमान रेखीय गति कहते हैं। अगर समान चाल बदलती रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, जिसे हम असमान रेखीय गति कहेंगे। अगर चाल नहीं बदल रही है तो समान रेखीय गति कहलाती है। सॉरी। कोई वस्तु एक समान रेखीय गति करती है तो यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, जबकि असमान रेखीय गति में यह समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। दो रेलगाड़ियों एक्स और वाई प्रातः 10 बजे और 11 बजे के बीच चली गई दूरी के आंकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये अपने पास आंकड़े में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सी रेलगाड़ी 10 और 11 बजे के बीच में समान रेखीय गति रेलगाड़ी एक्स से समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इसीलिए समान रेखीय गति में है, और रेलगाड़ी वाई असमान रेखीय गति में। मानी इसमें देखो, ये तो इसके जो किलोमीटर में चल रही है 20 का अंतर चल रही है हर एक 10 मिनट के अंदर, हर एक 10 मिनट में 20 किलोमीटर का चल रही है। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्थिति बदल रही है। स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है ना, यहाँ तो स्थिति है ना समान चल रही है, यहाँ पे असमान है। चलना वही 120 किलोमीटर, इसको भी एक ही है, कभी थोड़ा चलती है, कभी ज़्यादा चलती है, कभी कितना चलती है, कभी कितना चलती है। ये ऐसी स्थिति इसकी होती है, असमान चाल है, असमान चाल है। आगे चलते हैं। समान रेखीय गति एक आदर्श अवधारणा है। अपने दैनिक जीवन में हमें कठिनाइयों से ऐसी कोई स्थिति ऐसी वस्तु स्थिति जिसकी चाल लंबाई दूरियां और दीर्घ काल के लिए अचर बनी रहती है। यही कारण है कि हमें औसत चालों का उपयोग करना पड़ता है। अब चलिए थोड़ा सा संक्षेप में और देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका दोलन काल कहलाता है। किसी स्थान पर एक निश्चित लंबाई के किसी लोलक का दोलन काल अचर रहता है। एसआई मात्रक सेकंड, जिसका एसआई मात्रक एस है, किसी वस्तु की औसत चाल इस वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को उसके द्वारा इस दूरी को चलने के लिए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। सरल रेखा में नियत चाल से चलती हुई एक समान रेखीय गति में कही जाती है। यदि सरल रेखा में चलते हुए किसी वस्तु की चाल बदलती रहती है तो वो असमान रेखीय गति कहलाती है। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों
आप सभी ने इस पूरे चैप्टर को समझा, एंजॉय किया और मुझे भी इसे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। मैं आशा करता हूँ आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। रही बात इनके सवालों की, तो ये जल्द सवाल आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर अपना 9 होगा। जंतुओं में जैव प्रक्रम को हम सीखने वाले हैं। जीवों में जो प्रक्रम है वो किस प्रकार प्रारंभ होता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।